तक का डिस्कशन जो था ना, वहां तक हमने सही बताऊं तो डिपॉजिटरी का बेसिक पढ़ा है। डिपॉजिटरी का बेसिक, डिपॉजिटरी क्या होता है, कैसे काम करता है, अलग अलग प्रोसेस क्या है, ये सब पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़नी है दो और चीजें। एक पढ़ना है सर्टेन प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट, और एक पढ़ना है डिपॉजिटरीज को लेकर सेबी की गाइडलाइंस, सेबी रेगुलेशंस। अब यही हमारा आगे चैप्टर है, एक डिपॉजिटरीज एक्ट और उसके कुछ प्रोविजन, और दूसरा सेबी की कुछ गाइडलाइंस। यहां तक ही चैप्टर होता तो बहुत अच्छा होता, बेसिक जितना ही, बट आगे भी और भी है। तो डिपॉजिटरीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिटरीज एक्ट बनाया ही क्यों था, क्यों लाए होंगे इस एक्ट को? एसएल की क्लासेस ऐप पर अपलोड क्यों नहीं है? नहीं है, है ना आकाश भाई? है तो सही अपलोड। नहीं है? अरे ऐसा हो सकता है क्या यार? जून 24 बैच है तुम्हारा ऐप पर, या दिसंबर 23? जून 24 ना हो रहा है भाई अपलोड उस पर आकाश भाई। हाँ तो है उसमें। चलो, अब डिपॉजिटरीज एक्ट बनाया क्यों होगा? तो इंडिया में किसी भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ तो बनाना पड़ेगा ना। क्या, किस हक से वो डीमैट अकाउंट खोल देंगे? किस हक से आप उन्हें रजिस्टर मेंटेन करने का टास्क दे दोगे? किस हक से उनको ये हक हो सकता है कि आप एक सिक्योरिटी होल्डर के डीमैट अकाउंट से शेयर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? इन सब चीजों को लीगल बेसिस देने के लिए ही हमने बनाया एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ना आज के लिए है ये, डिपॉजिटरीज एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स। डिपॉजिटरीज एक्ट टॉपिक नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट। इंपॉर्टेंट 5 नंबर का एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अब आप देखो, पहले ऑब्जेक्टिव में ना 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहले ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले ऑब्जेक्ट में लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स, ऊपर लाइन क्या चल रही है? डिपॉजिटरीज एक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग। तो डिपॉजिटरीज एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? A legal basis for establishment of depositories। डिपॉजिटरी को एस्टेब्लिश करने का पावर कहां से आया? डिपॉजिटरीज एक्ट से। A legal basis for establishment of depository। फर्स्ट पॉइंट का सब पार्ट 2, क्या चाहते हैं हम इससे? इसके थ्रू हमने प्रोवाइड किया टू कंडक्ट द टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑनरशिप रिकॉर्ड्स। क्या काम दिया कि यही लोग ऑनरशिप के रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। क्या आज की डेट में कर रहे हैं? हाँ। और तीसरा, इनको पावर है इफेक्टिंग चेंजेस इन ऑनरशिप रिकॉर्ड्स। ऑनरशिप रिकॉर्ड में क्या कर सकते हैं? चेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। क्या ये बात मैं आपको बता चुका था? थ्रू बुक एंट्री। ये पहला ऑब्जेक्ट। A legal basis for establishment of depository to conduct the task of maintenance of records of ownership and to effect the change in ownership record through book entry. This is the first object. और क्यों बनाया था डिपॉजिटरी को? पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिटरी को इस डिपॉजिटरीज एक्ट इसलिए लाए थे ताकि देश में हम ये चालू कर पाए। क्या? ताकि हम सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में होल्ड करवा पाए, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज in the depositories mode
एज वेल एज, इसके आगे आप पढ़ो, क्या ऐसा हमने कभी डिस्कस किया है? क्या ऐसा आज की डेट में होता है? एज वेल एज गिविंग ऑप्शन टू एन इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल मोड एंड होल्डिंग सिक्योरिटीज इन डीमैट मोड। क्या मतलब, पहले तो छोड़ो, मतलब क्या है इसका? बहुत बढ़िया। डिपॉजिटरीज एक्ट का ऑब्जेक्ट था कि हम सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज कर दें, लेकिन हम कंपल्शन करना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कहा कि इन्वेस्टर वुड बी हैविंग द ऑप्शन टू होल्ड द सिक्योरिटीज इन फिजिकल मोड इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डीमटेरियलाइजेशन। ठीक। ऑब्जेक्टिव 1 क्या था? लीगल बेसिस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ऑब्जेक्टिव 2, डीमैट ऑफ द सिक्योरिटीज एज वेल एज गिविंग द ऑप्शन टू होल्ड द सिक्योरिटीज इन फिजिकल मोड। थर्ड, एक नया वर्ड आएगा जो आपने कभी नहीं सुना, मेकिंग द सिक्योरिटीज फंजिबल। ये मैडम क्या कर रही है इतनी देर से मोबाइल में? समझ गई किससे पूछ रहा हूँ? जो मोबाइल में कर रहा है उसको तो याद ही ना मैं कर रहा हूँ। इसमें ऐसा रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? तेरे को पता है, तेरे से ही बोल रहा हूँ। और तुमको तो पता है पीछे बैठने वालों से विशेष स्नेह होता है मुझे, क्योंकि हम भी पीछे बैठते थे, इसलिए हमको पता है पीछे बैठते ही क्यों हैं, ताकि कर्म और कांड दोनों छुपाए जा सके। पर चूंकि हम खुद पीछे बैठते थे इसलिए हमसे कैसे ही छुपेंगे? जब चोर के हाथ में ही चाबी दे दो, हम जैसे जब टीचर बनेंगे पीछे बैठने वाले, तो पीछे बैठने वाले बचेंगे ही नहीं। पढ़ ले यार, बहुत काम का पढ़ा रहा हूँ, भगवान कसम अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के तो देख 5 मिनट। तो एक वर्ड आया फंजिबल, ये नाम ही नहीं सुना आपने ना, आपने कभी फंजिबल? फंजिबल मतलब होता है कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबिलिटी, एक्सचेंजेबिलिटी को बोलते हैं फंजिबल, इंटरचेंजेबिलिटी। चलो, हमने कहा था जब भी कहीं जाकर फंसेंगे इस चैप्टर में बैंक को याद करेंगे, करते हैं। आप कभी बैंक में पैसे जमा करवाने गए? फिजिकल बैंक में पैसे जमा, अब तो एटीएम से भी जाते हैं घर पैसे जमा। बैंक में गए कभी पैसे जमा करवाने? ठीक है, तो कैसे होते पैसे जमा बैंक में? पहले आप काउंट करते हो, फिर एक रिसिप्ट भरते, एक स्लिप भरते हो, फिर काउंटर पे जाके देते हो, है ना? तो आपने क्या करा, आपने लाइक 2-2 हजार के 10 नोट, कड़क नोट, इंडिया में ही अलग चलता है ना, कड़क नोट। कड़क चाय, कड़क नोट, और हाँ हाँ बोलना, बाहर बोलेगा क्लास के, अरे बोल ले यार। चलो, तो कैसे कैसे तो लोग हैं, कड़क नोट खूब चलते हैं इंडिया में। अरे मतलब लोग ऐसे संभाल के रखते हो जो 2,000 का 3,000 में बिकेगा बाद में, है ना? तो 2,000 के 10 नोट आप बैंक में जमा करा रहे थे, और इंडिया में लोगों का वो फ्रेश नोट से अटैचमेंट अलग लेवल का रहता है। ऐसा लगता है उनको नहीं दूं किसी को, मतलब या रखे रखे ज्यादा अच्छा लगेगा उसको, दुख होता है कड़क नोट किसी को देते हैं तो। यूपीआई ने सभी बंद कर दिया। यूपीआई ने 2 चीजें खत्म कर दी। एक चीज, ये नोट खराब है भैया, या वो बीच में फंसा के नोट दे देते थे हम पुराने जमाने में, इसका नोट दिखता नहीं था उसको, और खूब खुश होते थे, खराब नोट चला दिया। वो भी खुश होता था, खराब सब्जी बेच दी। ठीक है, एक तो वो बंद हो गया। दूसरा, वो 2 रुपए नहीं देते थे, 2 रुपए की कोई नकली चॉकलेट पकड़ा दे, टॉफी, वो बंद हो गई। 2-3 रुपए चलते ही नहीं थे, वो नई करेंसी बन गई थी, टॉफियां सड़ी सी, है ना? वो भी बंद हो, यूपीआई ने बंद करवा दिया। वो कितना बड़ा नुकसान है टॉफी इंडस्ट्री। अरे सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमको अलग बात है, मेरी हर बात मजाक लगती है, बट मैं मजाक नहीं कर रहा। ढंग से सोचकर देखो, टॉफी बनाने वालों को कितना बड़ा नुकसान है कि अरे आप कोई कनेक्ट ही नहीं कर सकता कि यूपीआई आएगा, वो नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले से चल रहा था, खुले के चक्कर में वो चल रही थी। कितना चलता था, अरे हम ही कर देते थे, 5 रुपए नहीं, 5 रुपए की सेंटर फ्रेश दे दो, सिगरेट पीएस नहीं, बदबू नहीं आएगी।
ज्यादा अभी तो पहले बाबा इलायची दे दो, यही करते हैं सिगरेट पीने वाले। हाँ हाँ ठीक है, बंद हो गया ना उनका धंधा ही बंद हो, मतलब धंधा ही नहीं, बहुत बड़ा इंपैक्ट आया इन चीजों पर। खैर 2,000 के 10 नोट आप बैंक में जमा करवाने गए, आपने क्या करा, बोले ये ना ये सब फ्रॉड है, बैंक वाले भी सब बहुत नाटक करते हैं। आपने वो 2,000 के नोट के ऊपर जो नंबर लिखे हुए थे ना, नोट के ऊपर नंबर होते हैं क्या, ठीक है, 2,000 के नोट पे जो नंबर लिखे हुए थे आपने वो नंबर नोट कर लिए कि कौन से नंबर के नोट मैंने जमा करवाए हैं। कड़क जमा करवा रहा हूं, ये खराब नहीं करते मेरे नोट, मैं वापस लेने आऊंगा। तो आपने 20,000 रुपये जमा करवाए, रिसिप्ट ली, आपके बैंक अकाउंट में गए। अब आपको किसी दिन पैसे की जरूरत पड़ी, आप एटीएम गए पैसे निकलवाने और आपने विड्रॉ किए 4,000 रुपए। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 2,000 वाले दो मेरे आएंगे 10 में से, निकले 500 के सड़े हुए 8 नोट। ठीक, आप बैंक पहुंच गए लड़ने कि सब मिले हुए हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हो तुम, मेरे 2,000 के नोट कहाँ हैं, कहाँ खा गए, मेरे नोट वापस लाओ। ये कैसे निकल सकते हैं, तुम तो कड़क नोट का धंधा कर रहे हो, मेरे कहाँ गए। हंस क्यों रहे यार आप, मैं गलत मांग कर रहा हूं क्या, कुछ गलत डिमांड कर रहा हूं क्या, मेरे पैसे कहाँ खा गए यार, 2,000 के 2 नोट, 500 के 8 सड़े हुए नोट क्यों निकाल रहे हो ये। क्या बैंक वाला आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, क्या बात कर रहे हो, भगा देगा, मारेगा भगवान कसम। अब बताओ क्यों, आप कुछ गलत डिमांड कर रहे हो क्या। अरे गलत क्या, मैंने जो नोट जमा करवाए थे मेरे हैं ना, वो मेरे को वापस दो ना। वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में अमाउंट मैटर करता है, नोट के नंबर का किसी को कोई हक नहीं है। Are you getting it? तो मतलब 2,000 का एक नोट 500 के 4 नोट से एक फंजिबल है। यस, 2,000 दे 500 के 4 ले, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। उसका रीजन है, बैंक में कोई अकाउंट थोड़ी है आपका फिजिकल, और जहां उन्होंने पैसे रख दिए फिर एटीएम के तार जुड़े हुए उस मशीन में, वहां से खींच के लाएगी वो 2,000 के, नहीं हो सकता ना वैसा। अकाउंट थोड़ी मेंटेन है कि इसका अकाउंट की इसका अकाउंट, वो तो अकाउंट लिखा हुआ है, फिजिकल तो कुछ भी नहीं है ना, सब म्यूचुअल है, सब कंबाइंड है। आप बैंक में जब पैसे जमा करवाते हो तो विड्रॉ करते टाइम उसी नंबर का नोट वापस मिले इसका हक नहीं रखते हो। इसका मतलब एक नोट दूसरे नोट से क्या है, एक्सचेंजेबल, इसी को बोलते हैं फंजिबल। 2,000 का एक नोट 2,000 के दूसरे नोट से फंजिबल है, 2,000 का एक नोट 500 के 4 नोट से फंजिबल है, 100 के 20 नोट से फंजिबल है, बाकी जैसे भी आपको टुकड़े करने हैं फंजिबल है। ठीक, इसे बोलते हैं फंजिबिलिटी। अब डिपॉजिटरीज एक्ट के सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज इन डिमैट मोड वुड बी फंजिबल। डिमैट मोड की सिक्योरिटीज कैसी होंगी, फंजिबल होंगी, इसलिए यहां लिखा कि हम सिक्योरिटीज को फंजिबल बनाना चाहते हैं, इसलिए वहां सेक्शन 9 बनाया गया कि फंजिबल होंगी। अब यहां समझ लेते हैं यहां फंजिबल का मतलब क्या, तो यहां तो अमाउंट होता ही नहीं। अब यहां का एग्जांपल ले लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जाने के सबसे पहले काम क्या होता है, पैसे जमा करवाओ। डिमैट सिस्टम में आने के पहले सबसे बड़ा काम क्या होता है, अपने फिजिकल फॉर्म के शेयर उनको दो और बोलो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करो। करवाया था आपने डिमैट के थ्रू। अब आपको एक एक चीज याद आएगी, मेरे एक एक चीज का रीजन याद आएगा। फिर डिमैट की प्रोसेस याद है क्या आपको, क्या दिया था आपने डिमैट करवाते वक्त, एक फॉर्म भर के दिया था, क्या डीआरएफ, साथ में क्या अटैच किए थे, शेयर्स, आरआरएफ। डिमैट डिमैट एक साथ ही करवा लोगे दोनों, डीआरएफ के साथ में क्या सबमिट किया था, बोले आरआरएफ, शेयर सर्टिफिकेट। भगवान से तो डरो, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल, हाँ उस शेयर सर्टिफिकेट पे नंबर लिखा होगा, कौन से नंबर का सर्टिफिकेट है, हाँ उस पर लिखा होगा, लाइक आपके पास 50 शेयर हैं तो उस पर लिखा होगा 10,501 नंबर से लेकर 10,550 नंबर तक के शेयर आपके पास हैं। उस सर्टिफिकेट नंबर पे लिखा रहता है, सर्टिफिकेट पे नंबर लिखे रहते हैं, जिसको आपने कभी सुना होगा फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, वो लिखा रहता है उस सर्टिफिकेट पे। आपने ये सर्टिफिकेट दिया, कंपनी ने जला दिया, याद करो डिस्ट्रॉय कर देगी कंपनी तो ये, और आपके अकाउंट में 50 शेयर आकर क्या हो गए, क्रेडिट हो गए थे।
अब आप किसी दिन करवाने गए रीमैट, अब शायद आपको समझ में आ जाए। आप करवाने गए रीमैट और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही नंबर के शेयर वापस आएंगे। यू लूज द राइट, यू लॉस दिस राइट। आपको शेयर वापस आएंगे तय है, 50 आएंगे तय है, इसी कंपनी के आएंगे तय है, इक्विटी के जगह इक्विटी आएंगे तय है, और किस नंबर के आएंगे इज नॉट फाइनल, यू लॉस दिस राइट। तो किसी जमाने में शेयर सर्टिफिकेट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि शेयर कैसे होते थे, फिजिकल फॉर्म में। जब से डिमैट हुआ उन्होंने कहा क्वांटिटी से काम चलाओ ना, नंबर मटेरियल नहीं रहेंगे। एक शेयर, एक कंपनी का एक शेयर उसी कंपनी के दूसरे शेयर से क्या हो जाएगा, फंजीबल। शेयर मतलब क्या इक्विटी प्रेफरेंस से फंजीबल हो जाएगा, नहीं। रिलायंस का शेयर टाटा से फंजीबल हो जाएगा, नहीं। रिलायंस के 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर अगर 1 करोड़ है तो एक शेयर उसी कंपनी के उसी तरह के शेयर के दूसरे शेयर के साथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंजेबल। आपने जो डिमैट करवाते वक्त शेयर दिया था वही शेयर सर्टिफिकेट आपको वापस मिले, आपको राइट नहीं होगा। वी कॉल दिस फंजिबिलिटी। क्या बात समझ में आ गई? एक्सचेंजेबल, कन्वर्टेबल। ये बातों बातों में ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, और शायद उन्होंने आगे एक टॉपिक लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा है। एक टॉपिक होता है फंजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। फंजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना यार, कई लोग तो खुश हो गए थे, अच्छा इनको नहीं मिला। फंजिबिलिटी देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी शेल बी इन फंजिबल फॉर्म। इसके आगे की जो 3 लाइन की इंग्लिश ग्रामर है ना, इसको आप पढ़ो ना, एक बार पढ़ो तो। एक्ट एनविसेस दैट, एक्ट कहता है, पढ़ो अब आगे। पल्ले पड़ा कुछ आया समझ में आया? लास्ट में क्या लिख रहे हैं, इट इज लाइक विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक विदाउट बॉदरिंग अबाउट डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द करेंसी। इंग्लिश ग्रामर है, इसी को मैं एग्जांपल से समझा रहा था अभी कि जब पैसा विड्रॉ करते हो तब नंबर बॉदर नहीं करता। वैसे ही जब डीमैट में जाओगे उस वक्त जो शेयर सर्टिफिकेट का नंबर दिया है वही शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपको वापस मिले। इन्वेस्टर लूज दिस राइट। मैं मान लूं क्लियर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंजिबिलिटी। तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 क्या ऑब्जेक्ट था, सिक्योरिटीज को क्या करना, फंजिबल बनाना। अब शेयर सर्टिफिकेट नंबर मैटर नहीं करता, पहले करता था। पॉइंट नंबर 4, अब ये आगे कुछ और लिख रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। मेकिंग द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल। यार ये क्या बात हुई, ये कह रहे हैं कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल बना देंगे हम। अच्छा कौन सी कंपनी के? यार पब्लिक कंपनी के शेयर तो पहले से ही फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ये कैसे बना देंगे? तो वो पहले भी तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते थे, ये बात मैंने पहले दिन की थी। फ्रीली ट्रांसफरेबल होते जरूर थे, वो ट्रांसफर इतना दुखदाई होता था कि वो फ्रीली नहीं बोला जा सकता। महीनों लग रहे हैं जिस ट्रांसफर में, टाइम कंज्यूमिंग, पेपर वर्क। अब जाकर रियल सेंस में फ्रीली ट्रांसफरेबल हुआ है कि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट में क्रेडिट, शेयर ट्रांसफर। पर डाउट है, पब्लिक क्यों लिखा, प्राइवेट क्यों नहीं लिख रहे हो? डिपॉजिटरीज एक्ट प्राइवेट कंपनी के शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं बना पाएगा, उस पर अभी ऊपर कंपनीज एक्ट बैठा है। तो मेरा क्वेश्चन है, मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर डीमैट में नहीं हो सकते? हो सकते, लेकिन फिर एक व्यक्ति दूसरे को बेचे ऑफ मार्केट भी पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, उसके बाद डीआईएस भरना, डीआईएस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप फिर भरना, फिर ट्रांसफर होंगे, उसके बिना नहीं होंगे। तो ये बना रहा है असली सही मायने में सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफरेबल।
लास्ट, फिजिकल शेयर ट्रांसफर करने की प्रोसेस बताओ। फिजिकल शेयर ट्रांसफर करने की प्रोसेस बताओ, क्या होती है प्रोसेस? तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लग जाते हो? ऐसे लिखा रहता है क्या किसी के कुछ? क्या देखने जाते हो एक दूसरे के? इधर देख के बताओ ना, क्या है बताओ ना। शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरेंगे, ट्रांसफरर उस पर साइन करेगा, ट्रांसफर की डिटेल लिखेगा, फिर क्या चुकाएगा? फिर पे करनी पड़ेगी बायर को स्टैम्प ड्यूटी, फिर ये सब भेजने पड़ेंगे कंपनी में। मतलब चलो यहीं तक याद है ना? बहुत है। क्या ट्रांसफर पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है? क्यों? ये नहीं पता क्यों? आपने बोला लगती है, हमने लगा दी, इसलिए लगती है। कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर्स में क्या होगा? अमेंडमेंट। अरे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बदलेगा क्या? तो बोले रजिस्टर चेंज हो रहा ना, स्टैम्प ड्यूटी तो सरकार को जबरन में मजे करने। ई मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर है क्या? जो लैंड बिल्डिंग किसी को बेच दी, जो आपको स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, इनको चाहिए, बोले रजिस्टर मेंटेन कर रखे ना, रजिस्टर चेंज हो रहे ना, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। सुनते रहना आप। अच्छा मुझे बताओ, शेयर ट्रांसफर होने पे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर चेंज होता है क्या? हाँ, ट्रांसफरर का नाम हटाकर ट्रांसफर का लिखना है, ठीक है? इसलिए स्टैम्प ड्यूटी चाहिए। मुझे बताओ, अगर आपका अकाउंट भी डीमैट अकाउंट है, आपके पास भी, मेरे पास भी डीमैट अकाउंट है, और आपने अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए, क्या कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर चेंज होंगे? हाँ, क्या बात कर रहे हो? शेयर ट्रांसफर होगा, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर चेंज नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, पहले भी डिपॉजिटरी का नाम लिखा था, अभी भी उसी का लिखा है। कुछ याद आ रहा है? वो रजिस्टर वो चेंज कर ले, डिपॉजिटरी, कंपनी का रजिस्टर चेंज हुआ क्या ट्रांसफर से? तो खुशखबरी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इंपैक्ट देखो, ये है पावर फंडामेंटल्स की। ये पढ़ने के लिए वो समझ में आनी चाहिए चीजें, इसलिए पहले 2-3 दिन सिस्टम पढ़ाया था। लास्ट लाइन देखो क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं लास्ट लाइन? एग्जम्प्टिंग ऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद इन अ डिपॉजिटरी फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। डिपॉजिटर, एक ही डिपॉजिटरी क्या, अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमैट अकाउंट में कितने ही शेयर्स में खेल कूद कर लो, कितने ही शेयर बाय कर लो, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। ये हैं 5 ऑब्जेक्ट डिपॉजिटरीज एक्ट के। हो गया? 2 डेफिनेशन बता देता हूं, कहा भाई बोलना। हाँ तो देख ये लाइन देख, दो डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, बेनिफिशियल ऑनर, रजिस्टर्ड ऑनर, क्योंकि वर्ड मैंने आपको बस बताए थे, अब तक कहीं आपने लिखे हुए नहीं देखे, तो आपको विश्वास दिला दूं कि जो मैंने पढ़ाया वो सही पढ़ाया है। जल्दी बताओ, फिर आपके पास ऑप्शन भी नहीं विश्वास करने के अलावा। तो सुनो, रजिस्टर्ड ऑनर किसको कहते हो? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में। बेनिफिशियल ऑनर किसे कहते हो? जिसका नाम डिपॉजिटरी के पास है ना? देखो तो ऐसा लिखा है क्या? बेनिफिशियल ऑनर मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड एज सच विद अ, जिसके रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? रजिस्टर्ड ऑनर मीन्स अच्छा हाँ, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ द इश्यूअर में लिखा हुआ है। पक्का अब तो क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। ये टॉपिक नंबर 2 एग्जाम के काम का, ये पढ़ते हैं। टॉपिक क्या लिखा हुआ है? ये मतलब क्या होगा इसका? कौन व्यक्ति डिपॉजिटरी बन सकता है? आपको एक डाउट हो सकता है, 2 ही डिपॉजिटरी है, मतलब सरकार तीसरा बनाना ही नहीं चाहती होगी। सरकार ने बनाए दोनों लिमिटेड कंपनीज हैं, याद आ रहा है ना? एनएसडीएल, सीडीएसएल, दोनों लिमिटेड कंपनीज हैं। सरकार को थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, आप सेबी से अप्रूवल ले लो, बना लो डिपॉजिटरी।
क्यों नहीं बना रहे? वो दो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज बहुत हैं, और तीसरी बात ये कि इनके ऊपर इतने रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं कि ये काम कर रहे हैं, वही बहुत है। और तीसरा चौथा रीजन है इस पॉइंट का, पॉइंट नंबर 1, इस टॉपिक का पॉइंट नंबर 1, 100 करोड़ रुपए की नेट वर्थ चाहिए। वो कह रहा कहीं और लगा लूंगा 100 करोड़, कुछ और कर लूंगा। ये चाहते ही नहीं कुछ तीसरा बने एक्चुअली, पर ये बोल नहीं रहे कि हम बनाने नहीं देंगे। ये तो कह रहे तुम अप्लाई करो, एलिजिबिलिटी फुलफिल करो, सब सही को आप बना लो। चलिए, एलिजिबल एक्चुअली इंडिया में डीमैट अकाउंट कितने हैं आज तक भी? कितने होंगे आपके अकॉर्डिंग? अरे ओ एग्जीक्यूटिव के राहुल गांधी 2 करोड़ बोल रहा है, पब्लिक की थोड़ी पूछ रहा हूं कितने। दस करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। 7% होता है देश की जनसंख्या का, 7-8%। 100 में से 7-8 लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। एक्चुअल में ट्रेडिंग कितने कर रहे होंगे वो तो और कम होंगे। अरे कई तो डीमैट अकाउंट इसलिए खुल जाते हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हैं, उनके यहाँ जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, काम करने वाले, उनको टारगेट पूरे करने हैं, वो हर किसी के 5-5 लोगों के डीमैट अकाउंट खुला लिए अपने घर में ही। वो भी तो होता है इंडिया में। हाँ, टारगेट पूरे करने के चक्कर में खुलते डीमैट अकाउंट तो एक्चुअल तो और कम है, इतने ही है लेकिन डीमैट अकाउंट होल्डर तो अभी कर पा रहे हैं वो सर, वो अभी चल रहा है सब ठीक है, 2 ही हैं इसलिए। बट एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली एलिजिबिलिटी ना पहले ही वर्ड में लिखी हुई है, डिपॉजिटरी बनने के लिए क्या होना जरूरी है? कंपनी। और क्या कंडीशन फुलफिल करनी है? पॉइंट नंबर 1, मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए। पॉइंट नंबर 2 वापस लिख रहे हैं, इट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। इतने बड़े वाले हैं, लाइन को वापस पढ़ो। एनी कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी एलिजिबल टू प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज मस्ट बी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ये क्या होता है? कंपनी वो जो कंपनी है, कंपनी क्या है? बोले जो कंपनी है, कर क्या रही है? बोले कंपनी है। क्या बेवकूफी है यार, ये तो लिख रहे हैं। अरे ये क्यों लिखना है? अदर इंस्टीट्यूशन जैसे लिख दिया, मतलब क्या? कोई भी इंस्टीट्यूशन में नीचे जाके लिख रहा मस्ट बी फॉर्म्ड एज अ कंपनी, कुछ भी। सीधी सी बात है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? कंपनी। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ रुपए। एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, बोनस शेयर इशू करने का एक सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि बोनस शेयर के लिए पैसा कहां से यूज कर सकते हो। तो लिखा हुआ है कि बोनस शेयर के लिए पैसा फ्री रिजर्व का भी यूज कर सकते हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो फ्री रिजर्व का भी कर सकते हो। और सेक्शन के लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2। उस एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व। वापस बताता हूं आपको, कंपनीज एक्ट की बात बता रहा हूं। ऊपर लिखा हुआ है कि बोनस शेयर इशू करने के लिए ना फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों यूज कर सकते हो। नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व माना जाएगा। नहीं समझ में आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं? भाई कहना क्या चाह रहे हैं? कह तो दिया ऊपर कि सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे ये तब लिखता जब ऊपर केवल लिखता फ्री रिजर्व, तो नीचे लिख देता कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है। और जब ऊपर फ्री रिजर्व अलग से लिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिख रहा है, फिर नीचे लिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है। अलग से लिखना क्यों था सिक्योरिटी प्रीमियम? क्या होता? लिख दिया, मन में आया कर लिया। लो ही तो बनाना है, जो पास करेंगे पार्लियामेंट में वो तो वैसे भी नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
समझ में आता तो वहां पहुंचते ही नहीं। पहली कंडीशन ही बेवकूफ होना है। कैसा चल रहा है, गजब चल रहा है, लिखा हुआ है लॉ में, बताऊंगा आपको मैं, पढ़ना आप भी, आपको ही मजा आएगा। बोनस का सेक्शन है, शायद सेक्शन 68 है, लिखा हुआ इसमें ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं तीसरा, ये देखो डिपॉजिटरीज एक्ट कह रहा है डिपॉजिटरी बनने के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। मतलब डिपॉजिटरी बनने के लिए ऑब्वियस ही कह रहे हैं सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना डिपॉजिटरी नहीं बन सकते। और जब हम सेबी की गाइडलाइन पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि ही शुड द एंटिटी शुड फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, और ये रिक्वायरमेंट कह रही है कि सेबी रजिस्टर होना जरूरी है। इसका मतलब डिपॉजिटरी को रजिस्ट्रेशन कौन देता है, सेबी। और एक्ट कौन सा लगता है, डिपॉजिटरीज एक्ट। सो ऑथोरिटी सेबी एंड द एक्ट इज डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरीज का रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर होता है, किसके पास होता है, सेबी के पास। चौथी कंडीशन, डिपॉजिटरी बनना है तो क्या बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, बाय लॉज। क्या होते हैं बाय लॉज, अरे बोलो, क्या पता क्या होते हैं सर, हमने पहली बार सुना तुमने बाय लॉज। बाय लॉज को हिंदी में बोलते हैं अंतर नियम, इंग्लिश में दूसरा वर्ड है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सुना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, हाँ यही होते हैं सर जो अभी आपने बोला, क्या इंटरनल, यही होते हैं, यही होते हैं, मतलब क्या, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम तो इंफॉर्मेटरी डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है आपका नाम क्या, स्टेट क्या, कैपिटल कितनी, लाइबिलिटी कितनी, ऑब्जेक्ट क्या, सब्सक्राइबर कौन, खत्म, उसमें कोई रूल लिखा हुआ नहीं है। मेमोरेंडम इज इंफॉर्मेटरी डॉक्यूमेंट। रूल कहां लिखे हुए हैं, कौन से रूल, अरे यार क्या पता, बोले सर आपकी तो क्लास में ही नहीं बैठना, जाने कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हो, हमको इतना ही आता तो यहां आते क्या। फिर भी आर्टिकल्स तो पता है आपको, देखो मैं तो परेशान करूंगा, मजा आता है मेरे को। क्या होते हैं आर्टिकल्स, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब ये मत बोलना ही हो गया है, पूछ रहा हूं क्या लिखते हो इंटरनल रूल के नाम पर आर्टिकल्स में। बढ़िया, हम कंपनी कैसे चलाएंगे, लाइक शेयर ट्रांसफर कैसे करेंगे, डायरेक्टर अपॉइंट कैसे करेंगे, जनरल मीटिंग कैसे बुलाएंगे, नोटिस कैसे भेजेंगे, मिनट्स कैसे बनाएंगे। मतलब पूरे आर्टिकल किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, कंपनीज एक्ट के। मतलब आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हाउ वुड वी कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट, वो आर्टिकल में लिखा हुआ है। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, दो कंपनियों के आर्टिकल सेम हो सकते हैं क्या, हाँ, दो कंपनियों की नहीं, आप कभी किसी ऑफिस में जाओगे ना तो उस ऑफिस से जितनी भी कंपनियां बनी होगी ना, सबके आर्टिकल सेम है एक्सेप्ट वन थिंग, उनका नाम अलग अलग है बस। सीरियसली बोल रहा हूं, सबके सेम बने हुए, प्राइवेट के एक जैसे, पब्लिक के, सबके नाम ही तो बदलना हो सकते हैं। अरे हाउ वुड वी कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, सब बोल रहे हैं हम सब एक जैसे करेंगे इसी तरीके से। तो आर्टिकल्स भी क्या है, आर्टिकल भी क्या है अपने आप में, इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, अंतर नियम। और सही बताऊं तो बायलॉज भी क्या है, बायलॉज भी यही है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आपको डाउट आएगा, दो दो, अच्छा एक बात बताओ, ये डिपॉजिटरी कंपनी है क्या, ये डिपॉजिटरी कंपनी के फॉर्म में बना हुआ है क्या, हाँ या ना, अभी तो पढ़ा ऊपर। तो मुझे बताओ इसके आर्टिकल बने हुए हैं, तो इसके इंटरनल रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, बायलॉज क्यों बनवा रहे हैं, बायलॉज भी क्या होते हैं, हाँ बायलॉज भी होते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब सुनो, जब आर्टिकल्स हैं तो बायलॉज क्यों बनाने हैं। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, आर्टिकल्स में कौन से रूल लिखे हुए हैं, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। सोच कर देखो आर्टिकल में ये लिखा होगा क्या कि दुकान कितनी बजे खोलेंगे और कब बंद करेंगे, हाँ
ये भी तो इंटरनल रूल ही है। ये इंटरनल रूल नहीं है। ये आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं रहता। कंपनीज एक्ट की बात करेगा आर्टिकल केवल। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको कहा जाता है बायलॉज। ये दोनों हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर ये हैं कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक। ये भी है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन। ये क्या है? बिजनेस स्पेसिफिक। ये डिफरेंस होता है बिटवीन आर्टिकल्स एंड बायलॉज। तो डिपॉजिटरी के बायलॉज में क्या लिखते होंगे? मैं दो चार नाम बताता हूं आपको, देखना आप अग्री करोगे। डिपॉजिटरी के बायलॉज में लिखा होगा कौन कौन सी कंपनी के शेयर हम डीमैट अकाउंट में होल्ड करेंगे, हम एग्रीमेंट कैसे करेंगे, फीस कैसे और कितनी लेंगे, किस व्यक्ति को डीपी बनाएंगे, डीमैट अकाउंट खोलने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बताओ, ये इंटरनल रूल्स हैं क्या? हाँ। बिजनेस स्पेसिफिक क्या कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक? ये बायलॉज हैं, बिजनेस स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैसे बिजनेस चलाओगे वो बायलॉज बनाओ। आगे बस ये खत्म कर देते हैं एलिजिबिलिटी वाला टॉपिक। फिर क्या लिख रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या था? क्या होना चाहिए? नेटवर्थ 100 CR। दूसरा क्या? कंपनी होनी चाहिए। तीसरा सेबी रजिस्टर्ड होना करवाना पड़ेगा अपने आप को। चौथा बायलॉज बनाने पड़ेंगे विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। पांचवा, इसका मतलब बता दो कोई। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? डीपीस की बात कर रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा डीपी होना चाहिए जो आपके बिहाफ पर सर्विसेज दे। हैज वन और मोर पार्टिसिपेंट्स टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहां कहां कितना कितना डीपी मिनिमम अपॉइंट करूंगा, कैसे काम करूंगा, ये बताओ पहले। तो वो लाइसेंस देंगे आपको, सेबी वाले रजिस्ट्रेशन देंगे। नेक्स्ट ये पढ़ो पहले, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? डिपॉजिटरीज एक्ट और दूसरा सेबी रेगुलेशंस 2018। देखो, एक तो आपके सामने नाम पहली बार आ रहा है, इन रेगुलेशन को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। आप अभी पढ़ने गए थे सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018, हम पढ़ेंगे इसको सेबी रेगुलेशन 2018 फॉर डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स। हम पढ़ेंगे, वापस से बोल रहा हूं, हम पढ़ेंगे सेबी रेगुलेशन 2018। सेबी के तो हजारों रेगुलेशन हैं, ये किसके लिए? सेबी रेगुलेशन 2018 फॉर डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स। मैंने आपको शायद आज आते ही यही बताया था कि अब हमें इस चैप्टर में दो ही बातें पढ़नी है, एक तो डिपॉजिटरीज एक्ट और एक सेबी रेगुलेशंस। तो कौन से हैं वो सेबी रेगुलेशन? ये 2018। डाउट आया होगा आपको, 18 के पहले सेबी रेगुलेट नहीं करती थी क्या? रेगुलेशन थे वो पहले बहुत पुराने थे, 18 में अभी बहुत ज्यादा चेंज किया है, उनमें थे पहले भी, अभी अमेंड हुए हैं, तो पूरा नया ले आए 2018। तो दो आपको लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, आपके लिए लॉ ही दो हैं, एक डिपॉजिटरीज एक्ट मेजर और एक सेबी रेगुलेशंस। अब दो बातें बची हैं, पढ़कर खत्म करते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट आज के लिए, ये क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। मेरा एक डाउट है उसके पहले आपसे, मुझे ये बताओ डिपॉजिटरी सिस्टम में किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है क्या? कि अकाउंट में से शेयर ही गायब हो गए? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है बताओ? अगर किसी ने डिपॉजिटरी के सिस्टम को हैक किया, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा वो तो। क्या बोलते हो? आईटी ही तो है। अरे आप सोच कर देखो, इंडिया में लोग कितने रिजिड होते हैं। तो जिस समय इंडिया में डीमैट सिस्टम आया होगा, लोगों ने तो मना कर दिया होगा ना, हम नहीं जाएंगे इस सिस्टम में। जब शेयर दिख रहा है मेरे पास है तो फ्रॉड हो जाते हैं। जब तुम गायब कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं। ये बात सरकार को भी पता थी, इसीलिए तो एक्ट जब लाए थे तब बोला था कंपल्शन नहीं करेंगे, इन्हें पता था करवाएंगे ही नहीं।
मतलब धीरे धीरे करे जा रहे हैं बस अलग अलग तरीकों से। जैसे आईपीओ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही अप्लाई हो सकता है। शेयर ट्रांसफर किसके थ्रू करने, स्टॉक एक्सचेंज के, तो डीमैट वालों के ही होंगे बस। तो सोचो लोग कितने रिजिड होंगे उस समय। लोगों ने क्या पूछना स्टार्ट किया कि अगर हमारे ये शेयर गायब हो गए तो कौन भरेगा, कौन बियर करेगा लॉस। तो मुझे बताओ, ये इन्वेस्टर की गलती है डिपॉजिटरी की गलती? दोनों की गलती नहीं है सर, डिपॉजिटरी की तो है, सिस्टम उनका है ना, वो हैक किया ना किसी ने। प्रोविजन है एक्ट में बकायदा, अगर डिपॉजिटरी या डीपी किसी की भी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से इन्वेस्टर को लॉस होता है। कौन सा लॉस? 100 में शेयर खरीदकर 90 में बेचना पड़ा, ये लॉस। रिकॉर्ड्स टेम्पर हो गए, वो लॉस। रिकॉर्ड टेम्पर हो गए, ये वाला लॉस। छेड़खानी हो गई रिकॉर्ड से, शेयर्स गायब हो गए। अगर डीपी या डिपॉजिटरी किसी की भी गलती की वजह से क्या होता है, लॉस, किसको? तो इन्वेस्टर के लिए डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल होगा। डिपॉजिटरी इज रिक्वायर्ड टू इंडेमनीफाई द इन्वेस्टर। इंडेमनिफिकेशन अब तो याद है, आपकी वजह से किसी को लॉस हुआ उसे बियर करना। अब मैंने दो बातें बोली थी कि लॉस दोनों में से किसी की भी गलती से हो सकता है, डिपॉजिटरी की से गलती से भी या डीपी की गलती से भी। दोनों ही सिचुएशन में बियर कौन करेगा? ये ऐसा क्यों? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पढ़ाया था आपको कि एजेंट की गलती के लिए भी हम तो उसी को जानते हैं, उससे ही लेंगे पैसे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इसे सरकार ने बोला कि डिपॉजिटरीज आर रिक्वायर्ड टू इंडेमनीफाई। ये भी हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा ही प्रोविजन है आगे, इंडेमनिफिकेशन का प्रोविजन है डिपॉजिटरीज एक्ट में। उसके पहले लेकिन बस एक लाइन यहां पर है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में कि डिपॉजिटरी के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए और ऐसा सेफगार्ड होना चाहिए ताकि रिकॉर्ड्स का मैनिपुलेशन क्या कर पाए, प्रिवेंट। क्या बात समझ में आ रही है? आपका सिस्टम एडिक्वेट हो ताकि क्या कर पाओ, सेफगार्ड, टू प्रिवेंट व्हाट, मैनिपुलेशन। किन चीजों का मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड मैनिपुलेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट ना कर पाए, इस तरह से आपका सिस्टम सेफ होना चाहिए। और आपके उस सिस्टम की सेफ्टी से किसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए? पहले सेबी को सिस्टम चेक करवाओ तुम्हारे। तो ये डीपी वीपी सबके ना सिस्टम ऑडिट होते हैं, इनके सिस्टम्स का ऑडिट होता है, इनके सिस्टम सही है नहीं है, और ये रेगुलर होता है ऑडिट भी। रजिस्ट्रेशन डेटे टाइम तो आपको करना ही है, ये रेगुलर भी होता है। सर ये सिस्टम ऑडिट कौन करते हैं? सिस्टम ऑडिटर। सिस्टम ऑडिटर कौन बनते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम ऑडिट आईटी का? हाँ, सीए बनने के बाद एक एग्जाम होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईएसए का डिप्लोमा, जिसे हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है डीसा। कई सीए के नाम के साथ में आप सीए के साथ डीसा भी लिखा हुआ देखोगे। और डीसा का मतलब क्या होता है? डिप्लोमा इन सिस्टम ऑडिट। ये एक एग्जाम है आईसीएआई का, और जिसने किया हुआ है वही व्यक्ति किसी कंपनी के इस तरह के सिस्टम्स का ऑडिट कर सकता है। इस एग्जाम में केवल आईटी ही पढ़ाते हैं कि आईटी का ऑडिट कैसे किया जाता है, इसलिए पहले तुम आईटी तो पढ़ो। यही एग्जाम है। बहुत कुछ होता है दुनिया में, अभी बहुत बड़ा देश है। तो the applicant should have adequate system and safeguard to prevent manipulation of the records and transactions. लास्ट एलिजिबिलिटी क्या लिखी हुई है? अब आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना, लेकिन हाँ यहां अलग क्या लिखा हुआ है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेटवर्क एटसेट्रा। मैं इसका मतलब बता देता हूं। ऊपर आप पढ़ कर आए कि कंपनी होनी चाहिए, मैं बताता हूं सेबी जब तक पब्लिक कंपनी नहीं होगी रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। कौन सी कंपनी?
ये कहां लिखा हुआ था? तुम्हारे लॉ में तो लिखा हुआ ही नहीं, ऊपर से नीचे कहीं भी ये लिखा हुआ है, मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके सब चीजों को लेकर क्राइटेरिया हो सकते हैं। जब तक इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट नहीं करोगे, पब्लिक कंपनी नहीं बनाओगे, इतने डायरेक्टर नहीं होंगे, इतने शेयर होल्डर नहीं होंगे, इतने इतने लोग नहीं होंगे, नहीं देंगे रजिस्ट्रेशन। क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है? आपको ऊपर बोला था एक या ज्यादा डीपी होने चाहिए, आपने बोला 3 डीपी अपॉइंट करूंगा सर इंडिया में, डिपॉजिटरी का रजिस्ट्रेशन दे दो, भगा देंगे। वो कहेंगे 30,000 चाहिए। इतना बड़ा नेटवर्क कैसे डेवलप करेगा ये बता? बिना नेटवर्क के रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, बता नेटवर्क कैसे डेवलप करेगा? अरे बिना डीपी के सर्विसेज दे लोगे क्या? कह रहे 5 डीपी अपॉइंट करूंगा, बोले इतना बड़ा काम करना है, इतने डीपी मिनिमम चाहिए, पहले वो अपॉइंट, उसका प्लान बता कैसे अपॉइंट करेगा। तो ये लास्ट पॉइंट है, मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेटवर्क एटसेट्रा। जिन चीजों को ये स्पेसिफिक लिखकर नहीं देते ना, उस चीज का मतलब होता है कि इस